क्या हुआ जब एक लड़की के पिता ने उसे बेचने की कोशिश की। फिर जो लड़की ने किया उसकी ज़िंदगी संभल गई। मौसम बदल रहा था, ठंड के दिन शुरू होने वाले थे। हल्की सी खुनक थी हवा में। मीरा हाथों में चाय का कप लिए बालकनी में खड़ी थी। सूरज डूबने वाला था। आकाश सिंदूरी रंग से नहाया हुआ था। आकाश में अपने घोंसलों की तरफ लौटती चिड़ियों की चहचहाहट और नीचे मैदान में खेल रहे बच्चों का शोर मिलकर एक हो रहे थे। बहुत ही खूबसूरत दृश्य था। मीरा को ऐसे दृश्य बहुत ही पसंद थे और वह हर रोज़ शाम को नियम से चाय का कप लेकर बालकनी में आकर खड़ी होती। थोड़ी देर में हल्का हल्का अंधेरा घिरने लगा। बच्चों की माएँ आवाज़ लगाने लगी। बच्चे घर की तरफ चल पड़े। पक्षी भी अपने घोंसलों में दुबक गए। वातावरण बिल्कुल शांत हो गया और मीरा को अपना बचपन याद आ गया। अंधियारा घिरते ही उसकी गली में आवाज़ें ही आवाज़ें होती। महिलाएं पुरुष काम से लौटते और उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता। चारों तरफ शोर ही शोर होता। उसका अतीत रह रहकर उसकी आंखों के समक्ष घूम जाता। कभी सपने में भी नहीं सोचा था उसने यूँ एक अच्छी सी सभ्य कॉलोनी में अकेली पूरी इज्जत के साथ रह पाएगी। एक बजबजाती खुली नाली के पास उसका उसके बचपन का घर था। घर का एक छोटा सा गंदा सा कचरा जिसमें मीरा अपने माता पिता और 2 छोटे भाइयों के साथ रहती थी। एक कोने में खाना बनता, दूसरे कोने में थोड़ी सी पक्की जगह थी जहाँ पानी भरी बाल्टी रखी होती। वहाँ बर्तन धुलते और उसकी माँ स्नान करती। मीरा और उसके 2 भाई तो गली में लगे नल के नीचे ही नहा लिया करते और बापू तो हफ्ते 10 दिन में एक दिन नहाया करता। एक तरफ टीन के पुराने बक्से रखे थे जो आधे से ज़्यादा खाली ही रहते। बीच में माँ की फटी हुई साड़ी बिछाकर दोनों भाई बहन सो जाते। सो क्या जाते, सहमे से पड़े रहते, क्योंकि थोड़ी रात बीतते ही उसका पिता शराब पीकर गालियाँ देते हुए घर में आता। कभी खाना उठाकर फेंक देता, कभी माँ के लंबे बाल घसीट कर उसे पीटता। एक आध बार मीरा और उसके छोटे भाई माँ को बचाने गए तो उन्हें भी पीट दिया। माँ भी बापू को जोर जोर से गालियाँ देती। पर उस गली के हर मकान का यही किस्सा था। माएँ दिन भर घर घर में बर्तन मांजकर पैसा कमा कर लाती, बच्चों को पालती, खाना बनाती और फिर शाम को पति से पिटती। माँ के पैसे भी बापू छीन कर ले जाता। ऐसे ही माहौल में वो बड़ी हो रही थी। माँ की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करती। 5 साल की उम्र से ही घर में झाड़ू लगा देती, कच्ची पक्की रोटी बनाने की कोशिश करती। माँ के साथ काम पर भी चली जाती, उनके छोटे मोटे काम कर देती। वे लोग कुछ खाने को देती तो छुपाकर भाइयों के लिए ले आती। भाई सारा दिन धूल धरसित गलियों में बच्चे खेला करते या फिर साइकिल के टायर को पूरी गली में घुमाते रहते। जैसे तैसे दिन कट रहे थे। वह 8 या 9 साल की थी तब कहर टूट पड़ा उस पर। एक दिन बापू माँ को पीट रहे थे, माँ भी गालियाँ दे रही थी। बस उस दिन पता नहीं बापू को क्या हो गया। उसने बगल में रखा केरोसिन तेल का डब्बा उठाया और माँ के ऊपर डालकर आग लगा दी। माँ चिल्लाने लगी। वो छोटे छोटे कटोरे से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करने लगी। गली के लोग भी आ गए। किसी ने दरी डाला, किसी ने पानी, और आग बुझा दिया। बापू बाहर भाग गया। बगल वाली काकी माँ को अस्पताल ले गई। कुछ दिन अस्पताल में रहकर माँ वापस घर आ गई, पर बेहद कमज़ोर हो गई थी। वह ठीक से चल भी नहीं पाती। 9 साल की उम्र में घर का सारा भार उस पर आ पड़ा। माँ जिनके यहाँ काम करती थी वो वर्मा मालकिन एक दयालु महिला थी। उन्होंने छोटे छोटे कामों के लिए मीरा को रख लिया। अब मीरा सुबह उठती, घर का सारा काम करती। घर में भी राशन पड़ा होता, आटा चावल बनाकर रख देती। कभी कभी कुछ भी नहीं होता तो बगल के बनिए की दुकान से उधार डबल रोटी लाकर रख देती। उसमें से थोड़ा सा निकालकर माँ के तकिए के पास छुपा देती, वरना पता था दोनों भाई माँ के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। बाहर से बाल्टी में पानी भर कर लाती, माँ को नहलाती, स्टूल पर खड़े होकर उनके लंबे बाल धो देती, उनके कपड़े साफ कर देती। कुछ ही दिनों में छलांग लगाकर एक लंबी उम्र पार कर ली थी। मीरा माँ के आंसू पोंछती रहती, मैं किसी काम की नहीं, मर जाती तो अच्छा होता। वो भी साथ में रोने लगती तो माँ चुप हो जाती।
इतना काम करने के बावजूद भी वो खुश रहती, क्योंकि घर में शांति थी। बापू पुलिस के डर से उन्हें छोड़कर भाग गया था। मीरा भगवान से मनाती वो कभी लौट कर ही ना आए, लेकिन भगवान ने उसकी नहीं सुनी। करीब 1 साल के बाद एक रात बापू धड़धड़ाता हुआ घर में घुस आया। बहुत मजे कर रहे हो तुम लोग मेरे बिना, तू मरी नहीं अब तक। कितना कमाती है तेरी बेटी, ला पैसा ला। इतनी छोटी उम्र में इतना काम कर रही है, पूरा घर संभाल रही है, उसे तो छोड़ दे, माँ ने कराहते हुए कहा। जुबान लड़ाती है, कहता वो माँ की तरफ बढ़ा ही था कि वो बीच में आ गई। बापू बस 20 रुपया है, ले लो, पर माँ को मत मारो, ला जल्दी ला। और वो थोड़ी सी जमा पूंजी बापू लेकर चलता बना। माँ जो ठीक होने लगी थी, सब्जी काट देती, चावल बीन देती, किस तरह खिसक कर दरवाजे के पास बैठने लगी थी। बापू के आने के बाद ही फिर से बीमार पड़ गई। वर्मा मालकिन को बताया तो वह कहने लगी, सदमा लग गया है तेरी माँ को, डर गई है बापू को देखकर। माँ की सेहत दिन ब दिन गिरती गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और एक दिन उसकी मौत हो गई। वह छोटे भाइयों को गले लगाकर बहुत रोई। बापू ने उसे बहुत डर लगता था, पर अच्छा था। बापू दिन भर गायब रहता, देर रात तक आता, थोड़ी बकबक करने के बाद शराब के नशे में सो जाता। उसने अब 1-2 घरों में काम करना शुरू कर दिया। वह मन लगाकर मेहनत से काम करती, कभी किसी का कोई सामान नहीं छूती, साफ सुथरी रहती, सलीके से कपड़े पहन बाल बनाती। सभी मालकिन उसके काम से बहुत खुश रहती। अपनी बेटियों के चप्पल कपड़े उसके भाइयों के लिए भी पुराने शर्ट पैंट दे देती। दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन से बापू बड़े प्यार से बातें करता, घर में डांट डपट नहीं करता, उससे पैसे भी नहीं मांगता। उसे थोड़ा आश्चर्य हो रहा था। एक दिन बापू 2 आदमियों के साथ आया, उससे कहा, पानी ला, चाय बना। उसने डरते डरते चाय बनाकर दे दिया, पर गौर कर रही थी। चाय बनाते हुए भी वो दोनों आदमी उसे गौर से देख रहे थे। दुपट्टे से उसने खुद को जितना हो सकता था ढक लिया। उसे लगा बापू शायद उसकी शादी करने की सोच रहा है। वो तो कभी नहीं करेगी शादी, उसे कमाकर पैसे नहीं देने और पति से मार नहीं खानी। उसकी बिरादरी में सब ऐसा ही करते हैं। चाय पीने के बाद बापू उन आदमियों के साथ बाहर चला गया। थोड़ी ही देर बाद उसका छोटा भाई दौड़ता हुआ घर में आया। दीदी, बापू तुझे उन आदमियों के हाथ बेच रहा है क्या? आश्चर्य से उसका मुंह खोल रहा था। हाँ दीदी, उस आदमी ने बापू को बड़े बड़े नोट दिए हैं। मैं अंधेरे में छुपकर सब देख रहा था और उससे कहा कि बाकी पैसे लड़की को ले जाने आऊँगा तब दूंगा। अब वो क्या करे, उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने दोनों भाइयों को पास बिठाया और कहा, देखो, वर्मा मालकिन की बहन आई थी बम्बई से। वे मुझसे कह रही थी साथ चलने को। उनके यहाँ बम्बई में काम करने के लिए मैं नहीं गई कि तुम लोग को ख्याल कौन रखेगा, पर अब अगर नहीं गई तो बापू मुझे बेच देगा। तुम दोनों बड़े हो गए हो, अब अपना ध्यान रख सकते हो। मैं वर्मा मालकिन को हाँ बोल देती हूँ। दोनों भाई रुआंसे हो गए। छोटा भाई तो डर कर उससे लिपट गया। ना दीदी, मुझे भी अपने साथ लेती जाओ। 14 साल के बड़े भाई ने बड़े बुजुर्ग सा समझाया। नहीं दीदी को जाने दे, छोटे, जब हम और बड़े हो जाएंगे, अच्छा कमाने लगेंगे तो अलग घर में रहेंगे, फिर दीदी को बुला लेंगे। उसका मन भर आया, पर यह कमज़ोर पड़ने का समय नहीं था। उसने तेजी से अपनी चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू कर दी। बापू का क्या ठिकाना, उसे सुबह सुबह ही निकल जाना होगा। वर्मा मालकिन बहुत भली हैं। जब तक बम्बई जाने का इंतजाम नहीं हो पाता, वे उसे अपने घर में रहने की इजाज़त दे देंगी। काम में देर हो जाने पर कितनी बार तो कहती हैं, रुक जा, रात को यहीं। वो उसकी मुश्किल ज़रूर समझेंगी। वर्मा मालकिन तो बापू की बात सुनते ही आग बबूला हो गईं। उसके कुछ कहने से पहले ही कहा, अब तू उस घर में पैर मत रखना, यहीं रहे मेरे पास। पीछे आंगन में जो कमरा है उसे साफ सूफ करके उसी में रह जा। अब उस राक्षस के घर में मत जा। उसने बताया कि यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। बापू शायद आपसे भी झगड़ा करें। मुझे मीना दीदी के यहाँ बम्बई भेज दीजिए। वो जब यहाँ आई थी तो बार बार कहती थी ना, दीदी इसे मुझे दे दो, हम ये ठीक रहेगा।
मीना के पास रहेगी तो मुझे भी चिंता नहीं होगी, वो तो कई बार कह चुकी है। आज ही उसे फ़ोन करती हूँ, पर तुम चिंता मत करो। वर्मा मालकिन का माँ का सा स्नेह देखकर उसका मन पिघल गया। अगर भगवान एक तरफ से कष्ट देता है तो दूसरी तरफ से कई हाथ उस कष्ट को बचाने के लिए भी देता है। 2 दिन बाद ही मीना दीदी के यहाँ जाने के लिए वर्मा मालकिन ने उसे बम्बई के ट्रेन में लेडीज कूपे में बिठा दिया। आसपास वालों का उसका ख्याल रखने को कह दिया। अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया ताकि वो जब चाहे भाइयों से बात करती रहे। मीना दीदी उसे स्टेशन पर लेने आई थी। मीना दीदी भी वर्मा मालकिन की तरह ही दिल की बहुत अच्छी थी, उसका बहुत ख्याल रखती, पर उसे उनके घर का माहौल रास नहीं आता। मीना दीदी के पति फिल्मों में कुछ करते थे, हमेशा उनके यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती। देर रात तक पार्टियाँ होती, दिन रात कोई भी भेद नहीं होता। अजीब अजीब से लोग उनके घर आते, फटी जीन्स वाले, लंबे बालों वाले, लगातार सिगरेट फूंकते हुए सब लोग शराब पीते। देर रात तक उनके ठहाके गूंजते, उसे बहुत अजीब सा लगता। कई लोग उसे कभी कभी घूर कर भी देखते, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो इस माहौल से निकल जाना चाहती थी। वो जब सब्जी लेने जाती तो पास की एक आंटी भी अक्सर मिलती। वो उससे बड़े प्यार से बातें करती और एक दिन उसने अपने मन की उलझन उनके सामने रख दी और पूछ लिया, आप मुझे कहीं और काम दिलवा दीजिएगा। उन्होंने उनकी समस्या समझी और कहा, कोशिश करेंगे, और 1 हफ्ते बाद ही वे रास्ते में उसके इंतज़ार में ही खड़ी थीं। उनकी एक सहेली को पूरे दिन के लिए एक लड़की चाहिए थी। सहेली और उसके पति दोनों नौकरी करते थे। उनकी एक छोटी 8 साल की बेटी थी जिसकी देखभाल के लिए उन्हें कोई अच्छी सी लड़की चाहिए थी। आंटी बार बार अपनी सहेली के अच्छे स्वभाव की बात कर रही थी। मीरा को भी ऐसा ही शांत माहौल चाहिए था। इस घर में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। श्रेया प्यारी सी शांत लड़की थी। लड़की की माँ, जिन्हें वो रीता दीदी कहा करती थी, वे भी मीठा बोलने वाली थी। किसी बात पर डांटती नहीं। घर का सारा भार उसे सौंप दिया था। वे सुबह सुबह ऑफिस चली जाती, शाम में घर वापस आती। पूरे घर की जिम्मेवारी मीरा की ही थी। अब वह भी बहुत मन लगाकर काम करती। रीता दी भी उसके काम में मीन मेख नहीं निकालती, उसे अपनी बेटी जैसा ही मानती। बेटी के लिए चॉकलेट, आइसक्रीम लाती तो उसके लिए भी लाती। शनिवार रविवार जब उनकी छुट्टी रहती तो घर के कामों में भी हाथ बटाती। रीता दी के पति अपने काम से मतलब रखते, अखबार पढ़ते, फ़ोन पर बातें करते या फिर कंप्यूटर काम करते रहते। वे अक्सर टूर पर भी जाया करते। 2 साल के बाद रीता दी का ट्रांसफ़र एक छोटी सी जगह पर हो गया। वहाँ उनकी बेटी श्रेया के लिए अच्छे स्कूल नहीं थे। रीता दी नई जगह पर चली गई। उनके पति भी अक्सर टूर पर चले जाते। पूरा घर मीरा अकेले संभालती। रीता दी पूरे घर के खर्च के उसके पैसे हाथ में दे देती। मीरा एक एक पैसे का हिसाब रखती, घर की देखभाल करती, श्रेया का ख्याल रखती। मीरा बहुत निडर और हिम्मती भी थी, किसी से नहीं डरती। एक बार बिल्डिंग के वॉचमैन ने कुछ छींटाकशी की उस पर, मीरा ने वही चप्पल निकाली और 2 चप्पल लगा दिए। पूरे इलाके में यह बात फैल गई। अब आसपास की बिल्डिंग के वॉचमैन, ड्राइवर सब उससे डरकर रहते। वे नीचे सब्जी भी लेने जाती तो सब उससे सहम कर नजरें नीची करके बात करते। मीरा भी यह दिखाने के लिए कि वह किसी से नहीं डरती, सबसे बहुत रूखे स्वर में बात करती। मुश्किल ये हो गई कि यह उसकी आदत में शुमार हो गया। अब वह घर वालों से भी रूखा ही बोलती, खुद को घर की मालकिन समझती, क्योंकि रीता दी महीने में 1 बार ही आती। घर के सारे निर्णय वही लेती, कौन से पर्दे लगेंगे, कौन सी चादर बिछेगी, कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ रखी जाएगी। रीता दी को ये सब अच्छा नहीं लगता, पर उसकी ईमानदारी, काम के प्रति लगन, अपना घर समझकर काम करना, पूरी जिम्मेवारी उठाना, श्रेया को बहुत प्यार देना, ये सब देखकर वे चुप रहती। अब मीरा के पास काफ़ी समय रहता। श्रेया ने उसे पढ़ाना लिखाना सिखा दिया था। उसे भी पढ़ने में बहुत दिलचस्पी हो गई। जरा सा भी खाली वक्त मिलता तो वह किताबें लेकर बैठ जाती। श्रेया भी अच्छी टीचर थी।
उसे बहुत मन से पढ़ाती। स्कूल जाती तो उसे होमवर्क देकर जाती, और अगर वो होमवर्क नहीं करती तो उसे सजा देने के लिए श्रेया खुद खाना नहीं खाती। फिर उसे श्रेया का घंटों मुनाहार करना पड़ता। अब वो जल्दी से घर का काम खत्म कर होमवर्क करने लगी। धीरे धीरे वह अंग्रेजी के कॉमिक्स, चंदा मामा, चंपक से शुरुआत कर पत्रिकाएं, अखबार सब पढ़ने लगी। श्रेया के साथ अंग्रेजी के प्रोग्राम देखते हुए वो अच्छी तरह अंग्रेजी समझने लगी। श्रेया भी उसे सिखाने के लिए उससे ज़्यादातर अंग्रेजी में ही बात करती। अब मीरा बाहर जाती तो अंग्रेजी में ही बोलने की कोशिश करने लगती। रीता दी की सहेलियां या उनके पति के दोस्त घर आते तो उसे देखकर दंग रह जाते। कोई लोग तो उसे घर का सदस्य ही समझते। जब 3 साल बाद रीता दी का ट्रांसफ़र वापस इस शहर में हो गया तो रीता दी ने मीरा से कहा कि अब वो उसकी शादी कर देना चाहती हैं। शादी का नाम सुनकर उसकी रूह कांप गई। उसके अपने माता पिता का जीवन आंखों के सामने आ गया, और गली के और लोगों का जीवन भी। महिलाएं हाड़ तोड़कर काम करती और उनके पति शराब के नशे में उन्हें मारते भी और उनके पैसे भी छीन कर ले जाते। उसे नहीं चाहिए थी ऐसी ज़िंदगी, और उसने रीता दी से साफ कह दिया उसे शादी नहीं करनी। अगर वे उसे नहीं रखना चाहती तो वह दूसरी जगह कोई काम देख लेगी, पर आजीवन शादी नहीं करेगी। ये उसका अंतिम फैसला है। रीता दी ने उसकी बात मान ली। मीरा बीच बीच में अपनी वर्मा मालकिन के यहाँ फ़ोन करके भाइयों का हाल चाल लेती रहती। पता चला दोनों भाई एक कारखाने में नौकरी करने लगे हैं और पिता से अलग रहते हैं। दोनों ने शादी भी कर ली। उसे बहुत बुला रहे थे, एक बार आकर मिल जा। रीता दी ने भी खुशी खुशी उसे छुट्टी दे दी और भाइयों के लिए ढेर सारे उपहार भी खरीद कर रख लिए। अब तक का उसका सारा वेतन भी जोड़कर दे दिया। वहाँ जाकर उसने सारे पैसे भाइयों को दे दिए। उपहार तो दिए ही, भाभियों को उसके जो भी कपड़े पसंद आते वो दे देती। जब लौटने का समय आया तो उसने पाया उसके पास बस 2 जोड़ी कपड़े बचे हैं। फिर भी उसने सोचा उसके लिए काफ़ी हैं। अभी जाएगी तो रीता दी खरीद ही देंगी, और 2 महीने के बाद उसके पास भी उसके वेतन के काफ़ी पैसे जमा हो जाएंगे। वह जो चाहे खरीद लेगी। पर जब वापस काम पर आई उसके 10 दिन बाद ही उसकी भाभी ने एक पत्र भेजा। अब खुद लिखा या किसी और से लिखवा कर भेजा, पर पत्र का मजमून था कि आप इतने दिन यहाँ रहीं, आपको अच्छा खिलाने पिलाने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ा। अब उनके पैसे लौटाने हैं, आप पैसे भेज दो। उसने वो पत्र फाड़कर फेंक दिया और फिर भाइयों के घर कभी नहीं गई। रीता दी का घर ही उसका घर था। श्रेया बड़ी होती गई। उसने कॉलेज पास किया और नौकरी भी करने लगी। उसकी शादी हो गई। मीरा बहुत अकेलापन महसूस करने लगी और उसे धर्मपायन एक हादसा हो गया। बार बार उनसे मिन्नतें करने लगी कि अब उसे छुट्टी दे दें। अब वो पहले की तरह उनके काम नहीं आ पाती। उसकी इलाज पर भी इतना खर्च हो गया है, वो कहीं और काम करके अपना जीवन गुजार लेगी। उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। पर उसने नाजुक वक्त में रीता दी की गृहस्थी संभाली थी। उनकी अनुपस्थिति में उनकी बच्ची के प्यार से देखभाल की थी। ये वो नहीं भूल पाई थी, और उन्होंने एक छोटा सा फ्लैट खरीदकर मीरा को रहने के लिए दे दिया। श्रेया और रीता दी ने फ्लैट में सारा सामान भी जुटा दिया। उसे हर महीने खर्च के पैसे भी देती। श्रेया की गोद में एक नन्हा मुन्ना भी आ गया। मीरा रोज श्रेया के घर जाकर उसके बच्चे की देखभाल करती, घर के कामों में हाथ बटाती, पर यह सब वह अपनी खुशी से करती। उस पर किसी किस्म की बाध्यता नहीं थी। इस छोटे से घर में वो अब अपनी मर्जी की मालकिन थी। चाय कब की खत्म हो चुकी थी। बाहर अंधेरा घिर चुका था। मीरा सोचने लगी, कितने ही कष्ट आए जीवन में,
अगर अपने कर्म अच्छे रखो तो अच्छे लोगों का साथ मिल ही जाता है। अगर उसने सही समय पर सही निर्णय लेने की हिम्मत नहीं दिखाई होती, अपना काम मेहनत लगन और ईमानदारी से नहीं किया होता, तो आज वह इस शांतिपूर्ण जीवन की हकदार नहीं होती। उस दिन मीरा को पार्क में रोज आकर बैठने वाले एक उम्रदराज अंकल ने एक शेर सुनाया था। उसे पूरा समझ तो नहीं आया, पर अपने पर सही लगा। दुख सबके मुश्तरक हैं, पर हौसले जुदा। कोई बिखर गया तो कोई मुस्कुरा दिया। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।